अच्छा जी। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी। टेम्पलेट्स को जो हम लोगों ने शुरू किया था वो हम लोगों ने गेट मैक्स से शुरू किया था ना, और फिर हम लोगों ने जो है वो उसको स्पेशलाइज किया था। देखा था जैसा स्ट्रिंग के लिए स्पेशलाइज किया था कि अगर एक स्ट्रिंग की लेंथ दूसरे से ज़्यादा है तो फिर हम लोग जो बड़े वाला स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर सेम है तो उसमें से अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब फर्ज करें कि हमारे पास एक क्लास है या एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। लेट्स से पर्सन की हमारे पास एक क्लास बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग नेम है और आईएनटी एज है। बस ये दो दो हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं, और फिर जो है वो उसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर में जो है वो हम लोग एज को 0 कर देते हैं, नेम को नल कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट ले लेते हैं, एक इनपुट का फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है वो यूज़र का नेम और उसकी जो एज है वो हम लोग इनपुट ले लेते हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग इट। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, वो के बिल्कुल शुरू के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर से ये है। और फिर हम लोग जो है वो वॉइड डिस्प्ले। अच्छा, देखिए मैं आपको ना साथ साथ कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा जो आपके पास ना एक प्रोफेशनल डेवलपर के लिहाज से बहुत ज़रूरी होती है। अ, हर लैंग्वेज होती है ना। अच्छा, एक लैंग्वेज की सिक्योरिटी क्या होती है? लैंग्वेज की सिक्योरिटी ये होती है कि आप उसके अंदर कम से कम जो है वो एरर्स कर सकें। जिस तरह आप जो काम क्लासेस प्रोवाइड करती हैं, अगर इनहेरिटेंस वगैरह को छोड़ दें, सिर्फ इनकैप्सुलेशन है, तो वो काम हम लोग स्ट्रक्चर्स से भी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये है कि हमारे पास डाटा जो है वो डाटा फंक्शन सारे पब्लिक होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स आ जाते हैं क्लास के अंदर, जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स को जो है प्राइवेट कर सकते हैं, फंक्शंस को पब्लिक कर सकते हैं। तो प्राइवेट पब्लिक करने का मकसद क्या होता है कि आप एक्सीडेंटली उसके अंदर कोई लॉजिकल बग ना इंट्रोड्यूस कर सकें। मतलब मेन के अंदर आप डायरेक्टली नेम को या एज को आप चेंज करके कोई लॉजिकल बग जो है वो इंट्रोड्यूस ना करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास लैंग्वेज होती है, कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स प्रोवाइड करती है। वो सिक्योरिटी ये होती है कि आपका कोड सिक्योर हो, उसके अंदर लॉजिकल बग्स ना हो। तो एक हमारे पास चीज़ होती है जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर कोई क्लास का वेरिएबल चेंज नहीं होना होता। जिस तरह हमारे पास ये स्ट्रिंग नेम है, आईएनटी एज है। अब ये हमारे पास डिस्प्ले के फंक्शन में चेंज नहीं होंगे, हम लोग सिर्फ इसको एक्सेस करेंगे। तो जब हमें पता होता है कि किसी एक फंक्शन के अंदर कोई हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हम लोग उसको कॉन्स्ट कर देते हैं। मतलब पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद हम लोग उसके आगे कॉन्स्ट लिख देते हैं। कॉन्स्ट लिखने से क्या होगा कि अब आप अगर इसके अंदर एज इज इक्वल टू 4 कर देते हैं, तो अब आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि क्योंकि आपके पास ये कॉन्स्ट फंक्शन है, इसके अंदर आप एज को जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बात समझ आई? तो जब भी आपके आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आपको पता है कि क्लास का कोई मेंबर वेरिएबल चेंज नहीं होगा, जो उसका जिस तरह इसके अंदर मेंबर वेरिएबल्स नेम और एज है, अगर आपके पास वो चेंज जो है वो नहीं होगा, तो फिर आपके पास जो है वो आपने उसको लाजमन कॉन्स्ट कर देना है। इससे आप बहुत से लॉजिकल बग्स से बच जाते हैं। मतलब आप इसके अंदर जब आपको पता है कि इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, अब आप अगर एक्सीडेंटली इसके अंदर कोई चीज़ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इन एनी केस, कमिंग बैक टू द क्लास, ये हम लोगों ने सिंपल सी एक क्लास बना ली। ओके, सिर्फ हम लोग इसके अंदर नेम डिस्प्ले कर देते हैं और टैब के बाद एज डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उसका नेम और एज जो है वो डिस्प्ले कर दी हम लोगों ने। अच्छा, अब अगर हम लोग इस पर्सन की जो है वो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर्सन पी डॉट इनपुट और फिर पी डॉट डिस्प्ले। तो लेट्स कंपाइल दिस थिंग। अच्छा, आप लोगों ने डीबगिंग की हुई है?
एनीवन? अब्दुल रहमान, डिबगिंग की भी आप लोगों ने? सर मतलब डिबगिंग। अच्छा ठीक है, नहीं की भी। इस पे भी हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, अभी जो है वो एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिबगिंग क्या होता है। इसको हम लोग कंपाइल करते हैं G++ templates.cpp, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी, अगर मैं -o के साथ इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम नहीं देता, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल बनती है वो a.out एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम रखता है। तो इसको नेम अली, एज हमारे पास 20 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट और डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो हमारे पास काम कर रहा है। अच्छा, अब फर्ज करें कि हम लोग गेट मैक्स के फंक्शन के अंदर दो पर्सन्स पास करना चाहते हैं। गेट मैक्स का फंक्शन आपको याद है ना, जेनेरिक एक फंक्शन है जिसके अंदर अगर ए बी से बड़ा हो तो हम लोग ए रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम लोग बी रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहें जी हमारे पास पर्सन पी और क्यू, हमारे पास दो पर्सन्स हैं। हम लोग पी डॉट इनपुट करते हैं, क्यू डॉट इनपुट करते हैं, इन दोनों को हम लोग जो है वो कंपेयर करते हैं। अब अगर हम लोग ये कहते हैं कि जी इफ P इज ग्रेटर देन Q, राइट? तो ओके, या हम लोग एक P Q R, R एक थर्ड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हमने गेट मैक्स का फंक्शन यूज किया हुआ, उसे यूज करते हैं। R इज इक्वल टू गेट मैक्स P कॉमा Q, और गेट मैक्स को हम लोग बता देते हैं कि जी पर्सन के ऊपर इसने जो है वो काम कर रहा है। ये आपको पता है ना गेट मैक्स का फंक्शन कैसे काम करता था? अब ये फ्लोट्स के लिए भी काम कर रहा था, स्ट्रिंग्स के लिए भी काम कर रहा था, इंटीजर्स के लिए भी काम कर रहा था। अब लेट्स सी हमारे पास ये पर्सन के लिए काम करता है या नहीं। तो इसको कंपाइल करते हैं। अब देखें उसके अंदर एक एरर आ गया कि जो ऑपरेटर ग्रेटर देन है, ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर डिफाइंड नहीं है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि हम लोग गेट मैक्स को जो है वो स्पेशलाइज कर लें पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन एट टाइम्स इस तरह होता है कि जो हमारे पास टेम्पलेट के जो हम लोग फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास एक बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, और हम लोग उसको जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और हम लोग अपने कोड को भी जो है वो मतलब उसको जिस तरह टेम्पलेट वाला जो जेनेरिक कोड है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं करना चाहते। हम लोग ये चाहते हैं जो भी हम लोगों ने चेंजेस करनी है वो हम लोग अपने अपनी जो हमारी क्लास है, या जो अपना हमारे पास मेन वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग जो है उसको चेंज कर लें। तो इसका अब एक तरीका जो है ये ग्रेटर देन ऑपरेटर इसे हैंडल करने का, वो ये कि हम लोग यहाँ पे गेट मैक्स को स्पेशलाइज करें पर्सन के लिए, जिस तरह हम लोगों ने उसे स्ट्रिंग के लिए स्पेशलाइज किया था। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे एक ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए जो है वो हम लोग इसको डिफाइन कर लें। तो इफ somebody कैन हेल्प मी के जो ग्रेटर देन का ऑपरेटर होता है उसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा, पहले हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब पर्सन जो है, या पी इज ग्रेटर देन क्यू, तो इसका मतलब क्या होगा? लेट्स से कि अगर पी की एज जो है वो क्यू से ज़्यादा है, तो हम लोग कहते हैं कि पी जो है वो क्यू से बड़ा है, ठीक है। और अगर पी की एज क्यू से कम है तो हम लोग कहते हैं पी जो है वो क्यू से छोटा है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग आई होप आप लोगों ने की होगी। यस सर। तो कोई मुझे बताएगा इस ग्रेटर देन ऑपरेटर का को अगर हम लोग ओवरलोड कराएं तो इसका सिग्नेचर क्या होगा? यस सर, आप इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, राइट हैंड साइड वाला। ठीक है। जिस तरह अगर P इज ग्रेटर देन, हमारे पास इस तरह लिखा हुआ P इज ग्रेटर देन Q, तो P के वेरिएबल्स तो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएंगे। Q जो है वो हम लोग इसे एज पैरामीटर पास कर देंगे, और वो हम लोग कांस्टेंट बाय रेफरेंस करते हैं। इस पे भी अभी हम लोग आते हैं कि कांस्टेंट बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉन्स्ट पर्सन परसेंट एक्स, ठीक है। ओके, और फिर हम लोग कहते हैं कि इफ, अब जो एज हम लोग एक्सेस करेंगे वो, अगर ये P इज ग्रेटर देन Q के लिए हम लोग इस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो एज अगर एक्सेस करेंगे तो ये लेफ्ट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाले के लिए होगा, तो ये P की एज होगी, राइट। तो फिर एज इज ग्रेटर देन x डॉट एज, कि जो Q है वो हमारे पास x में आएगा, तो हमारे पास जो है वो x के थ्रू हम लोग उसकी एज एक्सेस कर लेंगे। हम लोग कहते हैं कि अगर P की एज जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू है x की एज के, तो हम लोग जो है वो
क्या रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ट्रू करा देते हैं। अदरवाइज अगर एक्स की एज जो है वो हमारे पास ज़्यादा है तो फिर हम लोग जो है वो रिटर्न फॉल्स करा देते हैं। ठीक है, या इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने ये ऑपरेटर डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास P इज़ ग्रेटर देन Q जो है, अगर P और Q दो पर्सन है तो P इज़ ग्रेटर देन Q जो है वो हमारे पास काम करेगा। अब जब हम लोग गेट मैक्स के फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट मैक्स का फंक्शन क्या करता है, दो वेरिएबल्स लेता है A और B, उन्हें कंपेयर करता है, फिर A इज़ ग्रेटर देन B तो वो A रिटर्न कर देता है, अदरवाइज B रिटर्न कर देता है। अब ये जो ऑपरेटर है ये पहले डिफाइंड नहीं था पर्सन के लिए, अब हम लोगों ने इसे पर्सन के लिए डिफाइन कर दिया। तो लेट्स सी अभी हमारे पास कोड काम करता है या नहीं। हम लोगों ने P में इनपुट लिया, Q में इनपुट लिया, और इसमें से जो मैक्स है वो उसका रिजल्ट हम लोगों ने R में लिया, और R को हम लोग जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, इट हैज़ कंपाइल्ड। फर्स्ट इनपुट हम लोग लेते हैं अली 20, बिलाल 22। तो अब इसके अंदर से देखें, गेट मैक्स के फंक्शन को जो है वो हमारे पास ये दो वेरिएबल्स के P और Q जो हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिए थे। P में अली 20 हम लोगों ने एंटर किया था, Q में जो है वो बिलाल 22 एंटर किया था। गेट मैक्स के फंक्शन ने क्या किया कि P और Q को कंपेयर किया और उसके अंदर जो है वो उसने जो उनसा बड़ा है वो रिटर्न कर दिया। तो इस सूरत में के Q बड़ा तो उसने Q रिटर्न कर दिया, वो हम लोगों ने R में स्टोर करवाया और R को डिस्प्ले कर दिया। ये बात समझ आई सबको कि अब टेम्पलेट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमारे पास डिफाइंड नहीं है, जिस तरह इस केस में ऑपरेटर इक्वल, ऑपरेटर ग्रेटर देन जो है वो डिफाइंड नहीं था। तो हम लोग बजाय ये कि हम लोग उसको एक एक तरीका तो ये है विच इज़ नॉट रॉन्ग कि हम लोग उस टेम्पलेट को स्पेशलाइज कर लें, जिस तरह लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग के लिए स्पेशलाइज किया था। दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों के पास वो जो ऑपरेटर डिफाइंड नहीं है उसको हम लोग अपनी क्लास या अपने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर लें। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेटर ग्रेटर देन को जो है वो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है? ओके, यहाँ पे मैं गेट मैक्स के फंक्शन को थोड़ा सा टर्नरी ऑपरेटर को हटा के इसकी जगह जो है वो मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि इफ A is greater than B then result is equal to A, else result is equal to B। ठीक है, तो ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर को ब्रेक करके इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो वो लिख दिया। क्यों लिखा है इसके ऊपर भी हम लोग आते हैं। अच्छा, एक मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्ट यूज़ किया है। ये कॉन्स्ट यूज़ करने का, अब ये थोड़ा गौर से सुनने वाली बात है, और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है, एक लैंग्वेज सिक्योरिटी का जो है वो प्रिंसिपल है। देखो, जहाँ पे भी आपको पता है ना एक चीज़ चेंज नहीं होनी, वहाँ पे आप कॉन्स्ट यूज़ करो। अब यहाँ पे कॉन्स्ट पर्सन अगर आप यूज़ नहीं करते, सिर्फ पर्सन करते हो, खैर ये आपको कंपाइल नहीं करने देगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्ट रखने का मकसद क्या है, लैंग्वेज के अंदर जो ये ऑपरेटर ग्रेटर देन की डिक्लेरेशन है इसके अंदर इसको कॉन्स्ट रखने का मकसद क्या है। अब अगर आप यहाँ पे एक्सीडेंटली कर देते हो ना एक्स डॉट एज इज इक्वल टू 50, ठीक है, तो आपके पास क्या होना था कि आपने कंपेयर करना था पी और क्यू को, और उसके अंदर क्यू की एज चेंज हो जानी थी, एक्सीडेंटली चेंज हो जानी थी। अब क्योंकि आपने इसको कॉन्स्ट कर दिया है, तो कॉन्स्ट करने की वजह से अब आप ये काम नहीं कर सकते कि एक्स की एज चेंज कर दो, क्योंकि कॉन्स्ट होने की वजह से आप एक्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट करने से ये होगा कि हम लोग एक्स को अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है।